नमस्कार दोस्तों क्या पूरे मिडिल ईस्ट में एक नया न्यूक्लियर आर्म्स रेस स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब के साथ अमेरिका का एक हिस्टोरिक डील साइन हुआ है। इतने समय से सऊदी अरब चाह रहा था कि न्यूक्लियर डील साइन हो, लेकिन फाइनली अब जाकर ये कंप्लीट हुआ है। उसके कारण मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हो खबर, यूएस एंड सऊदी अरब रीच हिस्टोरिक न्यूक्लियर एनर्जी डील। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या सऊदी अरब को फ्यूचर प्रूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप? क्योंकि जिस तरह से ईरान वॉर चला, अभी आपने देखा ही, अभी भी चल ही रहा है। वहां पर जो ट्रंप चाहते थे, अमेरिका चाहता था, वो तो बिल्कुल नहीं हो पाया। वो लोग चाहते थे कि जो न्यूक्लियर एम्बिशन है ईरान, वो पूरी तरह से छोड़ दे। तो डर यहां पर अब यही है कि क्या ईरान भी यहां पर न्यूक्लियर बम बनाने जा रहा है। वो बना लेगा तो पूरे मिडिल ईस्ट में बाकी के जो कंट्रीज हैं वो खतरे में आ जाएंगे। तो यहां पर एक फ्यूचर न्यूक्लियर बॉम्ब देने की कोशिश कर रहा है। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ना चाहते हैं, 27 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। एक ऐसा बैच जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाती है। इसके अंदर मेंटरशिप, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई डाउट है तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, रिसेंटली जो यूएस और सऊदी अरब के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, बताया जा रहा है इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ 2026। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इतने दशकों से, इतने वर्षों से जो सऊदी अरब चाह रहा था कि डील साइन हो, वो नहीं कर रहा था अमेरिका। अचानक में उसमें आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एंड देखिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, वो तो एक पार्ट है ही है, लेकिन ये चीज बहुत सारी चीजों के ऊपर इंपैक्ट करेगा। जैसे ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी का क्या होगा, यूएस चाइना के जो स्ट्रैटेजिक राइवलरी चल रही है, यूएस ईरान का रिलेशन, बहुत सी चीजों पर इंपैक्ट करेगा। और कई एनालिस्ट इसको भारत के साथ जो डील हुआ था उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। आपको याद होगा, अमेरिका और भारत के बीच में भी जो न्यूक्लियर डील हुई थी, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे 2008 में, और उसमें भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। भारत में ही आप देख लीजिए, कई लोग चाह रहे थे वो डील ना हो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो सऊदी अरब के साथ डील है ये और ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट का मामला है। काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए कि सऊदी अरब को न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए क्यों। क्योंकि ये तो पहला सवाल आएगा ना कि सऊदी अरब तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, उसको न्यूक्लियर पावर की क्या जरूरत है। देखिए, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है वो सऊदी अरब की आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि सऊदी अरब अभी करेंटली अगर आप देखोगे तो अपना खुद का ऑयल, नेचुरल गैस, उन सब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एसी, इंडस्ट्रियल यूज, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करता है, वाटर डिसैलिनेशन। लेकिन क्या होता है ना कि जितना वो डोमेस्टिक यूजेस करेगा उतना वो एक्सपोर्ट कम कर पाएगा। अब सऊदी अरब की ज़्यादातर जो इकोनॉमी है वो ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो वो चाहता है कि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए और डोमेस्टिक कंजम्पशन को कम करे। और यहाँ पर इनफैक्ट आप सब जानते हैं कि 2030 का विजन है सऊदी अरब का, जो कि जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो इस पूरे प्रोग्राम को चला रहे हैं। तो ये 2030 के विजन के तहत अगर आप देखोगे तो वो सऊदी अरब का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड किया जाए, रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करना है, हाई टेक इंडस्ट्रीज। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ मेजर पिलर ऑफ दिस विजन 2030। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कोई नया नहीं है। ये पिछले काफी समय से डिबेट चलता आ रहा है। 2006 से 2010 के बीच में आप देखोगे जो जीसीसी हैं, इसके अंदर 6 कंट्रीज आते हैं, जैसे यूएई, कतर, ये सब जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल हैं। तो उन्होंने यहाँ पर पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर सोचना स्टार्ट किया। 2010 में अगर आप देखोगे तो सऊदी अरब ने किंग अब्दुल्ला सिटी फॉर एटॉमिक एंड रिन्यूएबल एनर्जी को स्टैब्लिश किया। 2011 से 20 के बीच में आप देख सकते हो सऊदी अरब ने कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था कई देशों के साथ, जैसे फ्रांस, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना। लेकिन कोई भी बड़ा कमर्शियल रिएक्टर को बिल्ड नहीं किया गया था। 2020 से 25 के बीच में सऊदी अरब ने ये देखा कि भाई उसी के देश में यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं। तो यहां पर सऊदी अरब ने सोचा कि भाई हमारे ही देश में जब डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं यूरेनियम के, तो हमें बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है। हम क्यों नहीं यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सो दैट इज वाई अब जाकर आपको ये जो डील है यूएस और सऊदी अरब के बीच में देखने को मिलेगी। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है कि अमेरिका पहले क्यों नहीं ये डील साइन कर रहा था पिछले 2 दशक से। क्या है ना कि एक मेजर इशू है वो है यूरेनियम एनरिचमेंट का।
यूएस चाहता था कि जो सऊदी अरब है वो उसी से ही मतलब फॉरेन कंट्रीज से एनरिच्ड फ्यूल को बाई करे, वो खुद यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग ना कर पाए। डोमेस्टिक अगर एनरिचमेंट होगा तो आगे चलकर हो सकता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का खतरा हो। तो अमेरिका अभी तक ये सोच रहा था एंड यहाँ पर सऊदी अरब ने इन कंडीशंस को रिजेक्ट कर दिया। सऊदी अरब का कहना था कि भाई देखिए, हर एक जो सॉवरिन कंट्री है उसके पास राइट है टू बिल्ड पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। एंड इसी की वजह से ये जो पूरा नेगोशिएशंस है अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में, वो यहाँ पर रुक गया था। क्वेश्चन अब ये आता है कि फिर 2026 में अचानक से कैसे बदल गया? देखो, सबसे बड़ा कारण है चाइना एंड रशिया, क्योंकि चाइनीज इन्फ्लुएंस पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा अब आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना मिडिल ईस्ट का। इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, गल्फ इकोनॉमीज में इन्वेस्ट कर रहा है, एनर्जी एग्रीमेंट साइन कर रहा है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट को एक्सपैंड कर रहा है। तो यूएस को डर यही था कि भाई देखो, अगर हम साइन नहीं करेंगे तो सऊदी अरब तो चाइना के पास चला जाएगा। चाइना छोड़िए, रशिया का न्यूक्लियर एक्सपोर्ट, आपको पता है रशिया की एक कंपनी है रोस्टॉम। इनफैक्ट भारत में भी इसी कंपनी ने, जो कुडनकुलम प्लांट आप सब जानते हो, इसी ने बिल्ड किया, उन्होंने ही ये रिएक्टर प्रोवाइड किया है। एंड इट हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो अमेरिका को डर ये था कि सऊदी अरब तो मतलब अगेन रशिया से ये खरीद सकता है। तो ये स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन बन गया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अमेरिका के लिए, कि अगर हम नहीं करेंगे तो 1-2 सालों में वो चाइना या रशिया से प्रॉपर डील कर लेगा। और उसी की वजह से आप देखोगे तो अब जाकर फाइनली अमेरिका रेडी हुआ है। अच्छा, अमेरिका से जब भी डील होती है ना, एक एग्रीमेंट, एक एक्ट है वो सामने आता है, दैट इज 123 एग्रीमेंट। ये बेसिकली जो एग्रीमेंट साइन होता है, इट इज अंडर अमेरिकन लॉ। अमेरिका में एक कानून है, यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1954, इसके अंदर सेक्शन 123 है। मतलब इसमें यह कहा गया है कि कोई भी अमेरिकन कंपनी किसी बाहर के देशों को रिएक्टर नहीं बेच सकती जब तक अमेरिका का ये 123 एग्रीमेंट उस देश के साथ ना हो जाए। जैसे यूएस का एग्रीमेंट हुआ था भारत के साथ, तो वो तभी पॉसिबल हो पाता। अमेरिकन कंपनीज कैन नॉट लीगली एक्सपोर्ट रिएक्टर्स, सप्लाई न्यूक्लियर फ्यूल, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो हर एक मेजर कंट्री जिसने अमेरिका के साथ साइन किया है डील, उसका आपको ये देखने को मिलेगा, चाहे भारत हो, यूएई हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सऊदी अरब के साथ ये जो डील है, इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं? देखो, सबसे पहला है न्यूक्लियर रिएक्टर्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर जो एक मेजर कैंडिडेट बताया जा रहा है अमेरिका का, वेस्टिंग हाउस AP1000 रिएक्टर, ये जनरेशन 3+ रिएक्टर है, जो कि जाना जाता है अपने सेफ्टी सिस्टम के लिए। ऑपरेशनल लाइफ काफ़ी लंबा होता है, एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है इसके साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो सऊदी अरब के अंदर न्यूक्लियर जो रिएक्टर है वो बनाया जाएगा। दूसरा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अमेरिकन कंपनीज हो सकता है सऊदी अरब को रिएक्टर का डिजाइन, इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, ट्रेनिंग, सेफ्टी सिस्टम, ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यूरेनियम की माइनिंग, जैसा मैंने बताया कि सऊदी अरब को पता चला कि उसके पास यूरेनियम है, तो उसकी माइनिंग, प्रोसेसिंग, तो उन सब में भी अमेरिका मदद करेगा। और सबसे जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है इस पूरे डील का, वो है एनरिच्ड यूरेनियम, यूरेनियम का एनरिचमेंट। अब आप समझिए, यहां पर जो चर्चा चल रही है वो यही है कि क्या ट्रंप धीरे से सऊदी अरब को फ्यूचर का न्यूक्लियर बॉम्ब देने जा रहे हैं। क्योंकि यहां पर जब आप किसी डोमेस्टिक कंट्री को, किसी दूसरे देश को अलाउ करते हो यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए, तो वो देश के पास एक पॉसिबिलिटी आ सकती है कि आगे चलकर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। कैसे? देखो, जो नेचुरल यूरेनियम होता है ना, उसमें 99.3% यूरेनियम 238 होता है और सिर्फ 0.7% ही यूरेनियम 235 होता है। आपको अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो 90% ये यूरेनियम 235 होना चाहिए। तो यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब समझिए, इसका सिंपल अर्थ ये है कि जो यूरेनियम 235 का प्रोपोर्शन है उसको आप इंक्रीज करो। जैसे एक मान लो बास्केट है, उसके अंदर 1000 बॉल हैं, 1000 में से 993 ग्रीन बॉल है और 7 रेड बॉल्स हैं। आप रेड बॉल्स को सेपरेट करते जाते हो ताकि आपके पास वो ज्यादा इकट्ठा हो सके। तो इसी को एनरिचमेंट कहा जाता है। अब जो रिएक्टर चलाया जाता है ना, एनर्जी जो आपको प्रोड्यूस करनी है, उसमें आपको मात्र 3 से 5% ही यूरेनियम 235 चाहिए। इनफैक्ट पहले अगर आप देखोगे, अमेरिका का स्टैंड ये था कि ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो सऊदी अरब खुद ना बनाए, बाहर से मंगा ले। लेकिन अब यहां पर
अमेरिका अलाउ कर रहा है सऊदी अरब को, तो इससे आप समझ सकते हो कि एक बड़ी परेशानी हो सकती है आगे के लिए कि सऊदी अरब इसका एनरिचमेंट और करता जाएगा, तो हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब का जो ग्रेड होता है 90% एनरिच्ड यूरेनियम, वो यहाँ पर बना सकता है। इसीलिए इसको कहा जाता है ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, एनरिचमेंट को। अच्छा, एनरिचमेंट इतना सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये आप एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन एक डर बना रहता है। जैसे ईरान को देख लो आप, तो यहाँ पर जापान हो गया। इनफैक्ट जापान के पास एनरिचमेंट की कैपेबिलिटी है, लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम से बाहर है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाता। जर्मनी के पास भी एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसने भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए। लेकिन ईरान आप सब जानते हो, बार-बार यही चर्चा होती है कि ईरान 70%, 80% एनरिचमेंट तक पहुंच गया है, 60% पहुंच गया है। हो सकता है कुछ ही हफ्तों में वो 90% पहुंच जाए। यही तो अमेरिका बार-बार आरोप लगाता रहता है, इसीलिए तो पूरा वॉर हुआ है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो बॉम्ब छोड़ा है, इज़राइल भी यही कह रहा है कि भाई देखिए, अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, तो सबसे पहले हमारे पर ही फोड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलें, दैट इज़ व्हाई इट इज़ सो सेंसिटिव। अच्छा, ईरान इस पूरे डिबेट में सेंट्रल पार्ट क्यों हो जाता है? जो मैंने आपको बताया कि मान लो अगर ईरान कल के डेट में न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले, क्योंकि अभी तक जो भी प्रयास रहे हैं ट्रंप के, अमेरिका के, वो तो विफल ही रहा है, ईरान को वो रोक पाए नहीं हैं। तो मान लो अगर वो बना लेता है, तो हो सकता है यहां पर जो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि ट्रंप और अमेरिका कोशिश कर रहे होंगे इनडायरेक्ट तरीके से, ताकि सऊदी अरब को फ्यूचर के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब दिया जा सके। जरूरी नहीं है कि अभी के लिए, लेकिन हाँ, अभी इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय लगता है। ये जो एनरिच्ड यूरेनियम की हम बात करें 90% कर लेना, ये इतना आसान नहीं है। और इनफैक्ट इस सारे चीजों में यूएई एक बहुत बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जब एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका के साथ, तो यूएई ने खुद ही कहा था कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, प्लूटोनियम का जो प्रोसेसिंग है वो भी नहीं करेंगे, स्ट्रिंजेंट जो सेफगार्ड हैं उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो सऊदी अरब लेकिन अगर ऐसा करेगा, तो पूरा जो माहौल है मिडिल ईस्ट में, आप समझ सकते हो वो कितना बदल सकता है। अच्छा, रीजनल इंपैक्ट यही होगा कि ईरान को लगेगा कि भाई अगर सऊदी अरब ये कर रहा है, तब तो हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बना ही लेना चाहिए, क्यों रुक रहे हैं। फिर टर्की भी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने की कोशिश करेगा, रिकंसिडर करेगा। इजिप्ट भी कुछ ऐसा कैपेबिलिटी देखेगा। इजराइल को भी अपना जो कैलकुलेशन है वो रीअसेस करना पड़ेगा। जहां तक भारत का सवाल है, तो देखो अगेन, भारत के लिए एक मुश्किल ये हो सकती है कि क्योंकि अगर ये इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी और हम मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं ऑयल वगैरह के लिए, तो हमें उसको बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव साइड भी है भारत के लिए। जैसे मान लो अगर सऊदी अरब ऑयल कम खर्च कर रहा है, अपना डोमेस्टिक में कंजम्पशन कम कर रहा है, तो वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा। तो अब दुनिया भर में जो अवेलेबिलिटी है ऑयल की वो बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी, मतलब यहाँ पर दाम कम हो सकता है, तो इससे फायदा हो सकता है। दूसरा, एक कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज भारत के पास भी है, क्योंकि भारत के पास भी इतने दशकों की जो इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज है, कंस्ट्रक्शन, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल सर्विसेज, तो वहां पर हम क्या सऊदी अरब के साथ कोई डील कर सकते हैं, कुछ हो सकता है। फिर ग्लोबल न्यूक्लियर गवर्नेंस को भी एक क्लोजली वॉच करेगा भारत कि क्या यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, क्या चीजें हो रही है, क्योंकि भारत भी एक मेजर प्लेयर है जब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं। अब देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको एकदम ओवरऑल चीजें समझ में आ गई होंगी हर एक पर्सपेक्टिव से कि ये हुआ क्या है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, एक एजेंसी आप सब जानते हो, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिया है, बताइए कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। यहाँ पर मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट, सब कुछ मिलता है। मतलब आपको जो फीचर चाहिए वो आपको इस ऑनलाइन बैच में मिल जाएगा। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी इसमें कराई जाएगी। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।